Welcome to the Indian Air Force Museum. It is managed by Air Vice Marshal Vikram Singh, who is a second generation test pilot, historian, and an author of various war books. और इतना ही नहीं, इंडिया में ऐसे टोटल सिर्फ 3 ही म्यूजियम हैं. The other 2 being Naval Aviation Museum in Goa and HAL Aerospace Museum in Bangalore. Another point worth noting is that यहाँ पे प्रेजेंट कुछ एयरक्राफ्ट्स आज भी एयरवर्दी स्टेट में है. म्यूजियम मेजरली 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है. एक है हैंगर सेक्शन और दूसरा सेक्शन है आउटडोर गैलरी सेक्शन. So, let's start with something that's made in India. This is the HAL Marut. The HAL Marut was an Indian fighter bomber aircraft of the 1960s. ये ना सिर्फ इंडिया बल्कि पूरे एशिया का पहला जेट एयरक्राफ्ट था जो अपने टेस्ट फेज को कंप्लीट करके एक्टिव सर्विस में आया था. इतना ही नहीं, लोंगेवाला जैसे इंपॉर्टेंट बैटल में भी मारुत ने अपना जोर दिखाया एंड हेंस प्रूव्ड दैट इट वाज नॉट एन इजी गोइंग मशीन. और जैसे कि इतना कुछ काफी नहीं था तो हमारे स्क्वाड्रन लीडर के बख्शी ने इसी एयरक्राफ्ट से एक पाकिस्तानी F-86 सेबर को भी उड़ा दिया, क्लेमिंग मारुत्स ओनली एरियल किल. दैट वाज ऑन 7 दिसंबर 1971. ये है डी हैविलैंड वैम्पायर. ये सेकंड जेट फाइटर था जो RF में यूज होता था, क्योंकि आजादी से पहले हमारी एयरफोर्स को रॉयल एयरफोर्स कहा जाता था, जो बाद में चल के इंडियन एयरफोर्स बनी थी. 1 सितंबर 1965 इंडो पाकिस्तानी जंग के दौरान हमारे 12 वैम्पायर फाइटर बॉम्बर्स ने पाकिस्तानी आर्मी के ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम को सफलतापूर्वक धीमा कर अपनी क्षमता दिखाई थी. अब आपके सामने है HAL दीपक. ये एक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है जो प्राइमरली ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट के पर्पज से यूज किया जाता था, बट अब इसे रिप्लेस कर दिया गया है पिलाटस PC-7 Mark II, जो कि अब हमारा प्राइमरी बेसिक एयरक्राफ्ट ट्रेनर बन चुका है. ये है फोलन नैट. इंडियन एयरफोर्स इस एयरक्राफ्ट की सबसे बड़ी ऑपरेटर थी और कुछ टाइम बाद हम ना सिर्फ ऑपरेटर बल्कि एक मैन्युफैक्चरर भी बन चुके थे. वी इवन डेवलप्ड द इम्प्रूव्ड HAL अजी, विच इज अ मॉडिफाइड वेरिएंट ऑफ द नैट. हमारे पायलट्स के अंडर ये इतना डेडली प्लेटफॉर्म बन चुका था कि इसका नाम ही सेबर स्लेयर रख दिया गया था, क्योंकि मोस्टली जो उस टाइम पे इसके किल्स थे वो F-86 सेबर्स के अगेंस्ट ही थे, जो अपने आप में उस टाइम के वन ऑफ द बेस्ट डॉग फाइटर्स में से एक थे. कहते हैं जिद पर अड़ जाए तो रुख मोड़ दें तूफान का, तुमने तेवर ही कहाँ देखे हैं तिरंगे के दीवानों के. कुछ ऐसा ही किस्सा फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सेखॉन का था. He was an officer in the Indian Air Force who was posthumously awarded the Paramveer Chakra, India's highest military decoration during wartime. On 14th December 1971, Srinagar airfield was attacked by a wave of enemy Sabre aircraft. Flying Officer Sekhon was on readiness duty at that time. Immediately, however, no fewer than 6 enemy aircraft were overhead, and they began bombing and strafing the airfield. In spite of the mortal danger of attempting to take off during the attack, Flying Officer Sekhon took off and immediately engaged a pair of the attacking Sabres. In the fight that ensued, he secured hits on one aircraft and damaged another. By this time, the other Sabre aircrafts came to the aid of their hard-pressed companions, and Flying Officer Sekhon's NAT was again outnumbered, this time 4-1. Even though alone, Flying Officer Sekhon engaged the enemy in an unequal combat. In the fight that followed, at treetop height, he almost held his own, but was eventually overcome by the sheer weight of numbers. His aircraft was shot down by gunfire of one of the Sabres and he was killed. The sublime heroism, supreme gallantry, flying skill and determination above and beyond the call of duty displayed by Flying Officer Sekhon in the face of certain death have set new heights in the Air Force traditions. अब हम हैं HAL HT2 पर. इसकी एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे जितने भी आज के टाइम पे सर्विंग पायलट्स हैं जिनका रैंक ग्रुप कैप्टन या उससे ऊपर है, इन सभी ने फ्लाइंग HT2 पर ही सीखी है. इसे 1989 में 34 साल की विशिष्ट कार्यकाल के बाद
सेवा मुक्त किया गया था। इसकी जगह ली HPT-32 दीपक ने, जो अब भारतीय वायुसेना का इकलौता पिस्टन इंजन वाला जहाज है। ये है वेस्टलैंड लाइसैंडर। लाइसैंडर एक स्पार्टन एडमिरल था जिसने अथेनियन फ्लीट को हराया था, वहीं से इसका नाम रखा गया है। पायलट ऑफिसर सुंदरनाथ गोयल, लेटर एयर वाइस मार्शल, पहले भारतीय थे जिन्होंने लाइसैंडर में उड़ान भरी थी, जो कि उन्होंने 13 सितंबर 1938 में एज ए पैसेंजर पूरी करी थी। These are the deadly MiG-21s। 1961 में इंडिया ने सोवियत यूनियन से MiG-21 की एक डील की, जिसके अंडर ना सिर्फ हम MiG-21 को ऑपरेट कर सकते थे, बल्कि हमें लोकल असेंबली के भी राइट्स दिए गए थे, जिसकी वजह से आज इंडिया दुनिया में MiG-21 का सबसे बड़ा ऑपरेटर है। 1963 से आज तक 1200 से भी ज़्यादा MiG फाइटर्स इंडियन एयरफोर्स में जुड़ चुके हैं। 71 की वॉर खत्म होते होते हमारे MiG-21 4 F-104A, 2 F-6 और एक F-86 जहाज को गिरा चुके थे। इसी के चलते हुए इराक जैसे देशों ने भी इंडिया को अप्रोच किया था MiG-21 की पायलट ट्रेनिंग के लिए। 1970 के अंत तक इंडियन एयरफोर्स ने 120 से भी ज़्यादा इराकी पायलट्स को ट्रेन किया था। ये है Su-7। इसके रिकॉर्ड की एक खास बात ये है कि हमारा एक भी Su-7 दुश्मन के हमले में नहीं गिराया गया। डैमेज ज़रूर हुआ है बट गिराया नहीं गया। ऐसा ही कुछ कमांडिंग ऑफिसर विंग कमांडर HS मंगत के साथ हुआ था, जब एक फोटो रेकी मिशन के दौरान उनके जहाज़ में एक साइड वाइंडर मिसाइल लगने से उनके जहाज़ के फ्लैप्स, रडर, एलिवेटर्स, एलरॉन्स सब डैमेज होने के बावजूद भी दुश्मन को चकमा देकर अपने बेस पर वापस आने में वो कामयाब रहे। उनकी इसी काबिलियत को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके Su-7 का पिछला हिस्सा इस म्यूजियम में रखा गया है। अब हम हैं हॉकर हंटर पे। 1962 की वॉर तक इंडियन एयरफोर्स एशिया की सबसे बड़ी एयरफोर्स में से एक बन चुकी थी, जिसमें हंटर हमारा सबसे काबिल जहाज़ों में से एक था। 6 IAF hunters along with a few Maruts stationed at Jaisalmer Air Force Base were able to halt the Pakistani advance at Longewala। ये है योकोसुका MXY-7 या ओहका। ओहका का मतलब जापानीज में चेरी ब्लॉसम भी होता है। ये एक नेवी सुसाइड अटैकर था, जो बेसिकली एक बस उड़ता हुआ बॉम्ब था, जिसे एक बड़ा जहाज निशाने तक लेकर जाता था और फिर आखिर में पायलट अपने टारगेट पे इस जहाज को सुसाइड बॉम्बर की तरह क्रैश कर दिया करता था। इसका इस्तेमाल जापान ने वर्ल्ड वॉर 2 में कुल 3 जहाज डुबाने के लिए किया था। This is the Hawker Tempest 2। आज पूरी दुनिया में सिर्फ 8 ही हॉकर टेम्पेस्ट एयरक्राफ्ट्स बचे हैं, जिसमें से एक यहाँ पे है। दिसंबर 1945 में इंडिया के RAF स्क्वाड्रन्स में हॉकर टेम्पेस्ट 2 आने शुरू हुए थे, जिसके बाद कश्मीर में टेम्पेस्ट ने इंडियन आर्मी को क्लोज एयर सपोर्ट देते हुए अपनी क्षमता दिखाई। ये है Westland Wapiti। The Wapiti was used by Indian Air Force into the early days of Second World War during the Imperial Japanese Navy attack on Ceylon, now Sri Lanka. The Indian Air Force sent 2 Wapitis to patrol off the east coast of India, looking for the Japanese fleet. The southern patrolling Wapiti found nothing, but the northern patrolling Wapiti actually found the Japanese task force, including the aircraft carrier Ruijo, and then somehow amazingly survived to land undamaged.
ये है हॉकर हरिकेन। अब हम हैं MiG-23 MF पर, जिसको फ्लॉगर भी कहते हैं। ये अपने टाइम के सबसे पहले एयरक्राफ्ट्स में से एक था जिसमें BVR यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स भी थी। मतलब ये मिसाइल्स जहाज के रेडार से जानकारी लेकर विजुअल रेंज से भी दूर के निशानों को मार गिराने की क्षमता रखती थी। ये है MiG-25R। इसे फॉक्स बैट भी कहा जाता है। ये दुनिया के सबसे तेज जहाज़ों में से एक था जो सुपरसोनिक इंटरसेप्शन और रिकॉनेसेंस जैसे कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ऑल्दो इट्स थ्रस्ट वाज सफिशिएंट इनफ टू रीच द स्पीड ऑफ माक 3.2+, मतलब साउंड की स्पीड से 3 गुना तेज, पर फिर भी इसकी स्पीड को लिमिटेड ही रखा जाता था सो दैट इसके इंजन्स ओवरहीट ना हो। इंडिया में MiG-25 का नाम गरुड़ भी रखा गया था और ये हमारी एयरफोर्स के कुछ क्लोजली गार्डेड सीक्रेट्स में से एक था। दिस इज द डगलस C-47 स्काई ट्रेन और डकोटा। ये एक मिलिट्री ट्रांसपोर्टेशन एयरक्राफ्ट था जो RAF के टाइम से हमारी एयरफोर्स का पार्ट था। ये है टुपोलेव Tu-124। ये कम रेंज वाला 2 जेट वाला एयरलाइनर है जो सोवियत यूनियन में बना था। ये पहला ऐसा सोवियत जहाज है जो टर्बोफैन इंजन यूज करता था। 1966 में इसके 3 एयरफ्रेम VIP कॉन्फ़िगरेशन में बनाए गए थे, पर उन्हें एयरोफ्लोट ने कभी सर्विस में नहीं रखा, जिसके बाद इन तीनों जहाज़ों को इंडियन एयरफोर्स ने खरीद लिया। नाउ वी आर ऑन द फेयरचाइल्ड C-119 और इवन कॉल्ड द फ्लाइंग बॉक्सकार। ये भी एक मिलिट्री ट्रांसपोर्टेशन एयरक्राफ्ट था। ये है Mi-4। Mi-4 का इस्तेमाल इंडिया की पहली बटालियन की हेली लिफ्ट करने के लिए भी किया गया था, जिसमें हमारे ट्रूप्स को सिलहट के पास में उतारा गया था। इसी मिशन ने इसे इंडियन आर्मी का पहला हेलीबॉर्न ऑपरेशन भी बनाया था। Mi-4 ने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था 71 की बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में। ये है सिरोस्की S-55। ये इंडिया का पहला हेलीकॉप्टर था। 1954 से 1957 के बीच इंडियन एयरफोर्स ने 3 सिरोस्की S-55 और 2 S-55C लिए। मार्च 28, 1954 को सिरोस्की S-55 से ही पहली बार इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को पालम से तिलपत रेंज तक ले जाया गया था।
ये है BAE कैनबरा। कैनबरा को 1960s और 1970s की लड़ाई में दोनों इंडिया और पाकिस्तान ने काफ़ी यूज़ किया था। इसका सबसे कामयाब इस्तेमाल रेड ऑन बैडन में हुआ था, जो 1965 की इंडो पाकिस्तानी वॉर में इंडिया ने वेस्ट पाकिस्तान के ज़रूरी रेडार पोस्ट को उड़ाने के लिए की थी, जिसको इंडियन एयरफोर्स ने सफलतापूर्वक अंजाम दिया था। एंड दैट्स ऑल फॉर द इंडियन एयरफोर्स म्यूजियम, न्यू दिल्ली।